अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मार्टवी फोरम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है G532F, जो कि ये देखें ओडियन पे फ्लैशिंग के दौरान रुक गया है। और ये अगर हम इस पे यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करते हैं या बैटरी रिमूव करके दोबारा लगाते हैं तो ये कंफर्म डेड हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसको बैटरी रिमूव करके दोबारा लगाई है तो ये डेड हो चुका है, अभी ये ऑन नहीं होगा। तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन मैं इसको फ्लैश कर रहा था ओडियन पे तो ये रुक गया। तो मुझे कंफर्म था कि ये अगर इसको मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट करता हूँ या बैटरी को रिकनेक्ट करता हूँ तो ये कंफर्म डेड होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इसका eMMC फॉल्ट होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसकी एक वीडियो बना दूँ जिसमें किसी का हो सकता है कोई भला हो जाए या किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये देखें, हमने इसको डिस्कनेक्ट किया और ये फ़ोन हमारा डेड कंडीशन में जा चुका है, अभी बिल्कुल डेड हो चुका है। कोई डाउनलोड मोड में नहीं जा रहा और ना ही कोई चार्जिंग वगैरह या पावर शो कर रहा है। तो इस वीडियो में हम इसको रिकवर करेंगे और इसको देखेंगे कि इसको किस तरह से रिकवर किया जा सकता है और इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा। तो इसको रिकवर करने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा, हमें इसका PCB निकालना होगा। मैं इसके स्क्रू ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। मैं इसकी बैक हाउसिंग उतार कर इसका PCB पैनल से अलग करूँगा। ये देखें, मैं इसका PCB पैनल से अलग कर चुका हूँ। हमें इसके ISP पिन आउट्स चाहिए होंगे, तो इसके ISP पिन आउट्स इस जगह पर होते हैं। हमें ये बैक शील्डिंग उतारना होगी जो eMMC और CPU के ऊपर लगी हुई है। ये देखिए, आपको तस्वीर में क्लियरली इसके ISP पिन आउट्स नज़र आ रहे हैं। हमें ये जंपर करना होंगे इसकी प्रॉब्लम एनालाइज करने के लिए कि इसको क्या फ़ॉल्ट है, कि ये क्यों फ्लैशिंग के दौरान रुक गया और ये डेड कंडीशन में चला गया। तो इस वीडियो में हम इसको रिकवर करेंगे EasyJTag प्लस के साथ। तो हम इसके जो ISP पिन आउट्स हैं उनको EasyJTag ISP अडाप्टर के साथ जंपर कर लेते हैं ताकि इसके प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकें। ये देखें, मैं इसके ISP पिन आउट्स EasyJTag अडाप्टर के साथ जंपर कर चुका हूँ। ये देखें, तमाम मैंने जो पिन आउट्स थे उनको जंपर कर लिया है। VCC, VCCQ, डाटा ज़ीरो, CLK, CMD और ग्राउंड, तमाम जंपर्स हमने लगा लिए हैं। अभी हमें USB केबल लगाने की ज़रूरत नहीं, हम इसको ऐसे ही रिकवर कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। तो अडाप्टर को बॉक्स में लगाएंगे और ये देखें दोस्तों, अडाप्टर को EasyJTag बॉक्स में कनेक्ट करने के बाद हमारा eMMC का और बॉक्स का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हमने इसके VCC, VCCQ जंपर किए हुए हैं, इसलिए हमें इसका USB केबल लगाने की ज़रूरत नहीं। अभी चलते हैं PC स्क्रीन पर और इसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। ये हमारे PC पर EasyJTag का eMMC टूल ओपन हो चुका है। यहाँ पर चेक eMMC के बटन को दबाएंगे eMMC को एनालाइज करने के लिए। तो ये देखें, यहाँ पर eMMC की इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो जाएंगी। अगर हमारा eMMC कनेक्ट नहीं होता और CMD का एरर आता है तो हम ये वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा eMMC यहाँ पर ये देखें डिटेक्ट हो चुका है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी हैं। ये देखें, वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट जो है वो वेरी बैड है, कि हमारा जो eMMC है वो बहुत बुरी कंडीशन में जा चुका है, जिसकी वजह से ये फ्लैशिंग इसकी नहीं हुई और हमारा फ़ोन जो है वो डेड कंडीशन में चला गया। तो eMMC की जो कंडीशन है ये हमें नज़र आ रही है कि बहुत ही बुरी है। तो सबसे पहले हम इसका सिक्योरिटी और दूसरे डाटे का जो हमें इसमें से रिक्वायर्ड है उसका बैकअप ले लेंगे, ताकि अगर इस eMMC को कोई फॉल्ट आता है तो हमें इसको रिकवर करने में कोई परेशानी या मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले हम रोम 1 का यानी कि यूज़र डाटा का बैकअप लेंगे। यूज़र डाटा का बैकअप यहाँ से मेमोरी सेलेक्ट करेंगे 512 MB या 1 GB। अगर 512 या 1 GB हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ही इसका सिक्योरिटी बैकअप आ जाता है, फिर हमें अलग से सिक्योरिटी पार्ट्स का बैकअप नहीं लेना पड़ता। तो अगर आप 1 GB का बैकअप ले लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी बैकअप फिर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपने अलग से सिक्योरिटी बैकअप यानी कि EFS वगैरह का बैकअप लेना है तो फिर आप यहाँ पर कोई भी साइज़ सेलेक्ट करके उसका बैकअप ले सकते हैं। तो ये मैं 1 GB को सिलेक्ट करके इसका बैकअप लूँगा। उसके लिए ये रीड eMMC को दबाएंगे और जहाँ पर हमने इस बैकअप को सेव करना है वो इसको लोकेशन देंगे और सेव के बटन को दबा देंगे।
ये मैं डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनाकर उसमें इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें हमारे जो यूज़र डाटा का 1 GB का बैकअप है वो रीड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो चूँकि ये 1 GB की फ़ाइल है तो इसकी रीडिंग के दौरान हमें टाइम आउट और रीट्राई के एरर्स जो हैं वो आ सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। और ये देखें हमारा जो 1 GB का बैकअप है ये सक्सेसफुली रीड हो चुका है। अभी रूम 2 और रूम 3 का बैकअप लेंगे। इसी तरह ये देखें रूम 2 को हम सेलेक्ट करेंगे और रीड EMMC को दबाकर इसका जो बैकअप है वो सेव कर लेंगे। सेम उसी फोल्डर में सेव करेंगे। रूम 2 के बाद हम रूम 3 का बैकअप लेंगे। सेम उसी तरह रीड EMMC को दबाएंगे और सेम फोल्डर में इसको भी सेव कर लेंगे। तो ये हमारा जो इसका EMMC डंप है ये सक्सेसफुली रीड हो चुका है और इसकी जो CSD EXD फाइल है ये ऑटोमेटिकली इसके जो हमारा फ़ोल्डर है, टारगेट फ़ोल्डर है जिसमें हमने इसका बैकअप सेव किया है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। ये देखें जो बैकअप हमने लिया है उसके अंदर अगर देखते हैं तो हमने 3 फाइल का बैकअप लिया है, तो ये 3 दफ़ा ही इसकी EXD CSD फाइल जो है ये ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। तो इसको हमें अलग से इसका बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली इसका बैकअप यहाँ पर सेव हो जाता है। तो हमें एक ही फ़ाइल चाहिए, दूसरी 2 को हम डिलीट कर देंगे। दोबारा से चेक EMMC को दबाएंगे और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जो है इसको कॉपी करके सेव कर लेंगे। इन केस हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको चेक कर सकें। तो ये इंफॉर्मेशंस को यहाँ से कॉपी करके इसको सेव कर लेंगे ताकि इन केस हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको चेक कर सकें या इसको देख सकें। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें एक EMMC को चेंज करते वक्त या एक EMMC को रीप्रोग्राम करते हुए हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन का सिक्योरिटी बैकअप ले लें मैनुअली तौर पर, तो आपने ये रीड बाय वेंडर में आना है और यहाँ पर वेंडर से सैमसंग को सिलेक्ट करना है। और ये फाइंड पार्टीशन में से फ्रॉम डिवाइस को दबा देना है। तो ये पार्टीशन टेबल्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखें तमाम टेबल्स यहाँ पर शो हो चुके हैं और जो EFS बैकअप है वो देखें ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। ये देखें जब हमने पार्टीशन टेबल्स रीड की है तो इसका EFS बैकअप ऑटोमेटिकली ये EasyJTag प्लस के जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी फ़ोल्डर है उसके बैकअप के अंदर सेव हो चुका है। हम यहाँ से इसको EFS को कॉपी करके सेव कर सकते हैं। ये देखिए अभी जो हमारा EFS का बैकअप जनरेट हुआ है इसको हम कॉपी कर लेंगे और बैकअप के फ़ोल्डर में इसको भी रख लेंगे। तो ये हमारा EFS का बैकअप जो है वो भी सेव हो चुका है जो ऑटोमेटिकली इसने सेव किया है। मज़ीद अगर आप किसी भी पार्ट का यहाँ पर बैकअप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सबको अनचेक कर देंगे और जिस पार्ट का आप बैकअप लेना चाहते हैं उसको मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे EFS, NVData, NVRM और दूसरा कोई भी पार्ट आप यहाँ से बैकअप लेना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे और रीड के बटन को दबाकर इसको जहाँ पर सेव करना चाहते हैं फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके वार्निंग को यस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें एक EMMC को रिपेयर करते वक्त या EMMC को रिप्लेस करते वक्त किसी भी चीज़ की इनमें से हमें किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ सकती है।
तो आपने अगर eMMC को रीप्रोग्राम करना है या अगर आप किसी फ़ोन का eMMC चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको अगर बाद में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप अपने फ़ोन को इजीली रिकवर कर सकें। हालांकि इसका EFS बैकअप ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है, लेकिन ये मैं आपको एक ऑप्शनल आपको चीज़ बताई है कि अगर आप मैनुअली इसके किसी पार्ट का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये हमारा बैकअप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम eMMC को फैक्ट्री रीसेट करके चेक करेंगे कि eMMC में कुछ है या नहीं। ये हम इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो ये देखें इसने हमें एरर दे दिया और ये फैक्ट्री रीसेट नहीं हुई। फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट करेंगे। इस eMMC की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें 100% eMMC को चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन केस अगर हम इसको चला भी लेते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये कितने दिन चले। तो इस कंडीशन में इसको हमें चेंज करना ही बेहतर रहेगा। फिर भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये आप इसको फैक्ट्री रीसेट करके इसको चेक कर सकते हैं कि अगर इसकी हेल्थ नॉर्मल होती है तो हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये फॉर्मेट करने के बाद हम इसकी EXTCSD रिपेयर करते हैं ताकि इसकी जो बूट और पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो प्रॉपर हो जाएं। इसके बाद दोबारा से चेक eMMC के बटन को दबाएंगे तो ये देखें जो हमारा eMMC है स्टिल बैड कंडीशन में है। तो अभी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम ये बॉक्स से इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे और ये इसके जो पिन आउट्स हैं इनको रिमूव करके हम eMMC को उतारेंगे। eMMC को उतारने के लिए ये जो साइड पे शील्ड कवर लगा हुआ है इसको हमें काटना होगा और इसको काटते और उतारते वक्त आपने एहतियात से काटना और उतारना है कि आपका पीसीबी जो है वो डैमेज ना हो या पीसीबी की कोई लाइंस वगैरह डैमेज ना हो। आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उतारना होता है ताकि हमारे पीसीबी की जो कंडीशन है वो अच्छी रहे। बहुत से दोस्त जो हैं वो जो शील्डिंग है इसको उतारते वक्त पीसीबी का बहुत बुरा असर करते हैं, इसलिए मुझे बार बार ये कहना पड़ता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसकी शील्डिंग के 2 पीस कर लिए हैं, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं ताकि ये उतारते वक्त हमें इसमें कोई परेशानी ना आए। तो ये आपने इसको जब उखाड़ना है तो इसको 1-2 दफ़ा हिला लेना है ताकि इसका जो शोल्डर है वो नीचे से कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए, और उसके बाद आप जब इसको उतारेंगे तो हमारा पीसीबी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा और ये आसानी से उतर जाएगी। तो जब eMMC उतारना होता है तो ये हमें ये साइड से लाजमी उतारनी पड़ती है ताकि हमारा जो eMMC है और पीसीबी है वो सेव रहे। इसके बाद आपने अपने पीसीबी को किसी तरह भी फ़िक्स कर लेना है। आप कैसे भी फ़िक्स उसको करते हैं उसको फ़िक्स करें और उसके बाद जो eMMC के चारों तरफ ग्लू लगी होती है इसको आपने ज़रूर साफ़ कर लेना है, उतार लेना है, क्योंकि जो साइडों पे ग्लू लगा हुआ है इसकी पावर जो eMMC के नीचे ग्लू लगा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि ये साइडों से इसने eMMC को कवर किया होता है। तो आपने ये बिल्कुल हल्के से ट्यूज़र या ब्लेड की मदद से इसको चारों तरफ से क्लीन कर लेना है, जो ग्लू लगी होती है eMMC के चारों तरफ। और इस ब्लेड को लगाते वक्त इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि ब्लेड बिल्कुल भी नीचे पीसीबी को डैमेज ना करे और लाइनों को स्क्रैच ना करे। ग्लू को उतारने के बाद आपने इसके ऊपर ज़्यादा सारा पेस्ट लगा लेना होता है eMMC के ऊपर, ताकि जो हमारा eMMC है ये डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप बग़ैर पेस्ट के इसको उतारते हैं तो ये क्योंकि बिल्कुल खुश्क होता है तो उस सूरत में ये डैमेज हो सकता है। तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा सारा पेस्ट लगा लेना है। उसके बाद जो आपका CPU है इसको आपने कवर कर लेना है, किसी भी चीज़ से आप इसको कवर कर सकते हैं।
लेकिन आप अगर एक अच्छा वर्क करना चाहते हैं तो प्रॉपर इक्विपमेंट रखें। उसके लिए आपको चाहिए होगी कैप्टॉन टेप, जो मैं यूज़ करता हूँ। ये इसके लिए बहुत प्रॉपर रहती है कि आपका जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं या सीपीयू वगैरह है जिसको आप कवर करना चाहते हैं उसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये एक दफ़ा ले लें तो ये आपकी मेरे ख्याल में 2-3 साल ख़त्म नहीं होती, तो ये इतनी आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगी। इसलिए ये इसको कैप्टॉन टेप बोलते हैं। जिन नए दोस्तों को इसके नाम का पता नहीं है तो इसको कैप्टॉन टेप बोलते हैं। आप ये ले सकते हैं, और अगर आपके इलाके में इसका कोई और नाम बोला जाता है तो वो अलग बात है। तो आप ये कैप्टॉन टेप ले सकते हैं और इसको अपने जो सीपीयू वगैरह है या आप अपने किसी कंपोनेंट्स के एरिया को कवर करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से इसको कर सकते हैं। इसके बाद जब आप हीट देंगे तो उस एरिया के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेव रहेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा हीट नहीं लगेगी। इसके बाद आपने अपने हीट गन की हीट जो है वो 300 से 350 के दौरान रखनी है, और 2 से 3 मिनट तक ईएमएमसी को हीट देना है। और जब ये सोल्डर पिघल जाए तो तब आपने ईएमएमसी को उतारना है। सोल्डर पिघलने की जो सबसे बड़ी निशानी है वो यही है कि जब जो हमने सील्डिंग साइड से उतारी है उसका जो नीचे सोल्डर है वो जब पिघल जाए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अब जो ईएमएमसी के नीचे के बबल हैं, जो नीचे का सोल्डर है वो भी पिघल चुका है। तो जब ये साइड वाला ये सोल्डर मेल्ट हो जाए तब हम ईएमएमसी को उठाएंगे। ये हमारा साइड वाला सोल्डर जो है ये मेल्ट हो चुका है, अभी हम ईएमएमसी को उठा सकते हैं। ईएमएमसी के कॉर्नर से हम एक कोई बारीक चीज़ डालेंगे, उसके नीचे से कोई ब्लेड डाल सकते हैं आप, या इस तरह का टूल आप ले लें जिसकी मदद से आप ईएमएमसी को उतारें और इसके नीचे से वो उठा सके इसको। तो ये देखें हमारा जो ईएमएमसी है ये बिल्कुल सेफली उतर चुका है। ये मैं आपको पीसीबी इसका क्लीन करके चेक करवाता हूँ। ये देखें आपको पीसीबी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सेव है हमारा पीसीबी। और ये जो इसके 5-6 इसके पॉइंट निकले हैं ये एनसी पॉइंट हैं, आपने इनसे परेशान नहीं होना। ये देखें मैं आपको क्लीन और वाज़ह करके इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि जो हमारे पॉइंट निकले हैं ये हमारे एनसी पॉइंट हैं, इन पे कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। ये देखें ये जो हमारे जितने भी पॉइंट ये हमारे 5-6 निकले हैं ये हमारे एनसी पॉइंट हैं। ये जितने भी निकल जाएं, ये तो बहुत कम निकले हैं, अगर बहुत ज़्यादा भी निकल जाते हैं तो इनकी टेंशन आपने नहीं लेनी, क्योंकि ये एनसी पॉइंट होते हैं, इनका कोई किरदार नहीं होता इसके अंदर। तो पीसीबी को क्लीन करने के बाद ये हमारा ईएमएमसी है, इसकी जगह हमने ईएमएमसी लेना होता है। तो ईएमएमसी की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आप इजी जेटैग के टूल के अंदर ये यूटिलिटीज़ में आएंगे, और यहाँ पर इन्होंने जैसा कि ये बहुत सारी यूटिलिटीज़ दी हुई हैं जिनकी मदद से हम अब अपने जो रूम है, जो हम अपने फर्मवेयर है उनको अनपैक करते हैं। इसके साथ साथ ये उन्होंने देखें ये ऊपर ईएमएमसी चिप इंफॉर्मेशन की यूटिलिटी दी हुई है। इसको यूज़ करके आप अपने फ़ोन्स की जो कंपैटिबिलिटी है कि आपके फ़ोन पर कौन सा ईएमएमसी कंपैटिबल है उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने ईएमएमसी का नंबर देखें और उसको यहाँ पर सर्च करें। जैसा कि ये देखें हमारे पास ये KMQN10006B है, तो उसको यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर लिस्ट में मिसिंग है, क्योंकि ये अभी उन्होंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया, इसलिए इस लिस्ट में ये नहीं है। तो इसकी कंपैटिबिलिटी आप किसी वेबसाइट से ईएमएमसी हेल्पर या किसी दूसरे टूल से चेक कर सकते हैं। तो जो आपको कंपैटिबल ईएमएमसी मिले उसको रीबॉल कर लेना है। जैसे ये देखें मेरे पास एक डेड फ़ोन पड़ा हुआ था सैमसंग J532F, और उसका मैंने ये ईएमएमसी निकाला है और उसको रीबॉल किया है। और रीबॉल भी आपने ये देखें बिल्कुल क्लियरली करना है, और जितना आपका वर्क क्लीन होगा उतना ही आपको काम करने में आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आपको काम का मज़ा आएगा। ये देखें जैसा कि एक इसके अंदर ये छोटा सा एक ज़र्रा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रीबॉलिंग में अगर इस तरह का कोई चीज़ अंदर रह जाती है तो वो आपका जो बॉल्स हैं उनको आपस में शॉर्ट कर सकती है।
तो आपने बिल्कुल eMMC को क्लीन करके चेक कर लेना है। तो ये देखें हमारा eMMC जो है ये रीबाल हो चुका है और बिल्कुल क्लीन कंडीशन में है। और ये हमारा ओल्ड eMMC है जो हमने इससे उतारा है। अभी eMMC को हम पीसीबी पे अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले पीसीबी पर एक हल्की सी जो पेस्ट है उसकी लेयर लगा लेंगे, ताकि जो हमारा eMMC है वो प्रॉपरली पीसीबी पर बैठ सके। इतना ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाना कि हमारा eMMC जो है, जो हमारा BGA है, जो हमारा IC है वो ऊपर तैरना शुरू हो जाए। इतना ज़्यादा ये आपने पेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना कि जो IC है वो तैरना शुरू हो जाए। उस सूरत में आपको परेशानी हो सकती है। उसके बाद दोबारा से जो हीट गन है उसकी हीट आप 300 से 350 के दौरान रखेंगे और इसको 2 मिनट तक आप हीट देंगे। और एक जगह पर हीट को बिल्कुल भी नहीं रोकना, आपने इसको मूव करते रहना है। और जब ये साइड शील्डिंग वाला जो सोल्डर है ये मेल्ट हो जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा, और आपने उस वक्त हीट को रोक लेना है। आपका जो आईसी है वो पीसीबी पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें साइड वाला सोल्डर जो है ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है। और दूसरी बात, आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो आईसी है वो प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है या नहीं। जब ये सोल्डर मेल्ट हो जाए तो आप पीसीबी के ऊपर आपने आईसी रखा हुआ है उसको शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं। अगर वो हिल कर दोबारा से अपनी जगह पर आ जाता है तो इसका मतलब है कि नीचे के सारे बॉल्स जो हैं वो मेल्ट हो चुके हैं और पीसीबी पर प्रॉपरली उनका कनेक्शन बन चुका है। उस वक्त आपने हीट को रोक देना है। अभी ये कैप्टॉन टेप को उतार लेंगे और पीसीबी को क्लीन कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो आईसी है ये प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है। अभी चूँकि ये हमने सेम मॉडल डेड बोर्ड से eMMC उतार कर यहाँ पर अप्लाई किया है, तो हम इसको ऐसे ही ऑन करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये डेड फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इसका फर्मवेयर वगैरह सब कुछ इंस्टॉल्ड होगा, तो हमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप किसी दूसरे फ़ोन से eMMC लेते हैं या कोई नया eMMC रीप्रोग्राम करते हैं तो जो हमने बैकअप लिया है उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। और अगर हम सेम मॉडल का eMMC अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में हमारा फ़ोन का फर्मवेयर है वो तो उसी तरह होता है, हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है, लेकिन हमें सिक्योरिटी बैकअप की फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये G532 के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सेम मॉडल का eMMC लगाते हैं तो इसका सिक्योरिटी बैकअप की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका IME जो है वो ऑफिशियल कंडीशन में उसी फ़ोन का इसमें अप्लाई हो जाता है और इसका IME नंबर भी इस केस में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप पुराना IME रिकवर करना चाहते हैं इसका ओरिजिनल, तो उसकी सूरत में आपको सिक्योरिटी बैकअप यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और इसको ये देखें स्टार्ट होने के लिए लॉक रिक्वायर्ड है, तो इसको हम रीसेट करेंगे और ऑन करके चेक करेंगे। ये देखिए मैंने बैक कवर लगा लिया है और फ़ोन को रीसेट कर लिया है। अभी फ़ोन को दोबारा हम ऑन करके चेक करते हैं।
और ये देखें दोस्तों, हमारा G532F सक्सेसफुली होम स्क्रीन पे आ चुका है, जिसका हमने eMMC चेंज करके डेड बूट रिकवर किया। ये देखें होम स्क्रीन पे आ चुका है। फ़ोन का मॉडल और दूसरी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए ये हम सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अबाउट फ़ोन, और ये देखें गैलेक्सी J2 प्राइम SM-G532F सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशंस। बेसबैंड वगैरह सब ओके है। IM इंफॉर्मेशन चेक करेंगे और ये देखें इसके दोनों IME सेम उसी तरह आ चुके हैं। जैसा हमने ये डेड बोर्ड से इसका eMMC यहाँ पर लगाया है, तो इसके IME नंबर्स भी चेंज हो चुके हैं। तो अगर हम इसका ओरिजिनल IME रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसका बैकअप यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने इसका बैकअप लिया है। देखिए मैं आपको इसके ओरिजिनल IME भी चेक करवा देता हूँ, वो इससे डिफरेंट होंगे क्योंकि हमने इसका eMMC जो है वो चेंज किया है, इसलिए नंबर्स चेंज हो चुके हैं। ये देखें ये ओरिजिनल IME और जो मैंने आपको अंदर दिखाए वो हमारे नए eMMC के IME नंबर्स हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली हर यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।